दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। उस फैसले का जो जिस्ट है वो ये है कि अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ बिना शादी किए हुए बहुत दिनों तक लॉन्ग कोहैबिशन करता है, कोहैबिशन मतलब अगर शारीरिक संबंध बनाता है और लंबी अवधि का वो कोहैबिशन होता है तो उसको मैरिज प्रिज्यूम किया जाएगा, शादी प्रिज्यूम किया जाएगा। मामला ऐसा था कि कोई एक सूबेदार थे, भावे साहब, वो आर्मी में थे, उनकी शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने शादी शुदा होते हुए एक दूसरी औरत को 1981 में अपने साथ में रख लिया और उनसे उनके 2 बच्चे भी हुए। उन्होंने जो अपने पेंशन का पेपर फाइल किया था, उस पेंशन के पेपर में पहली बीबी का नाम उन्होंने रखा हुआ था। तो ऑब्वियसली अगर वो रिटायर होंगे तो उनकी जो पहली बीबी है, जो लीगल बीबी है जिसको बोल सकते हैं, उसको ही पेंशन मिलेगी मरने के बाद। भाई साहब ने 1990 के आसपास में अपनी पहली बीबी से तलाक लिया और उसके बाद में जो उनका पेंशन डिपार्टमेंट था, पीपीओ जिसको बोलते हैं, वहां पर उन्होंने एप्लीकेशन डाली कि मेरे पहली बीबी का नाम हटा करके दूसरी बीबी का नाम पेंशन में डाला जाए। पीपीओ डिपार्टमेंट ने, आर्मी के पीपीओ डिपार्टमेंट ने उसको मना कर दिया कि यह तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने नौकरी का जो कानून है, हिंदुओं में नौकरी का कानून ये है कि अगर आपकी पहली शादी है तो आप जब तक पहली बीबी को तलाक नहीं देते रहे तब तक दूसरी बीबी के साथ में शादी नहीं कर, दूसरी औरत के साथ शादी नहीं कर सकते। तो आर्मी ने बोला कि आप काशी से उसके साथ में रह रहे हैं, आपके 2 बच्चे भी हैं और पहली बीबी के साथ में आपका तलाक नहीं हुआ तो हम दूसरी बीबी के नाम से पेंशन नहीं कर सकते। ये मामला वहां से हट करके हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट ने भी शादी को मानने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में आया। इस बीच में भावे साहब की मेरे ख्याल में 2001 में डेथ हो गई, चले गए वो। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैंने लाइव लॉ से लिया है और लाइव लॉ का जो आर्टिकल है मैं उसको आपको पढ़ाता हूं। ये हमारी सोसाइटी को बहुत दूर तक अफेक्ट करने वाला जजमेंट है, इसलिए मैंने इस जजमेंट को चुना है और आपके सामने ये टाइटल रखा हूं और ये लाइव स्ट्रीम का मकसद भी मेरा यही है। देखिए ये है वो। इसमें लिखा है लॉ प्रिज्यूम्स मैरिज व्हेन मैन एंड वुमेन कोहैबिट फॉर लॉन्ग टाइम। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। 19 अगस्त 2023 का ये आर्टिकल है। आज अभी 20 अगस्त है, ये कल का आर्टिकल है, लाइव लॉ का आर्टिकल है। इस जजमेंट को दिया है जस्टिस हिमा कोहली ने और जस्टिस राजेश बिंदल ने। ये लिख रहा है, पहले वाले पैरा में लिख रहा है कि अगर एक आदमी और औरत लगातार लॉन्ग टाइम तक कोहैबिट करते हैं, देन देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज। जस्टिस कोहली और जस्टिस बिंदल ने आगे ऑब्जर्व किया है दैट लॉ एनफोर्स अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ मैरिज व्हेन अ मैन एंड वुमन हैव कंटिन्यूअसली कोहैबिटेड फॉर अ लॉन्ग स्पेल। नो डाउट द सेड प्रिजम्पशन, इसके आगे थोड़ा सा उंगली कर रहा है वो, देखिए, ठीक है।
तो अब ये बोल रहा है कि आप पैसा दीजिए तब आप उसको करिए। अब मैं आपको और दूसरी जगह पे लेके चलता हूँ। ये देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। ये है 11 जुलाई 2023 का ऑर्डर। प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ लॉ कमीशन केरला हाई कोर्ट सेज रिफ्यूजिंग alleged father DNA test may brand child as bastard. Kerala High Court recently held that where there is a prima facie evidence indicating long combination between a man and woman, a plea seeking direction of man to subject himself to DNA test for determining their alleged child paternity cannot be precised. If an order of nature is declined, there would be the impact of precising the homicide. मतलब कोर्ट हमेशा इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो लॉन्ग कोविशन है वो मैरिज है। अब आपको एक और चैनल दिखाता हूं जिसमें कि इस बारे में हमारे एक वकील साहब हैं, उन्होंने अच्छी तरीके से इसको डिस्कस किया है। बोलो। एक अजीबोगरीब एनोमली शादी को लेकर आई रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट ऑर्डर की, एक लेटेस्ट जजमेंट की। और उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शादी को लेकर कि अगर आपकी शादी नहीं हुई, फेरे नहीं पड़े, हिजाब कबूल नहीं हुआ, तो भी शादी है। केस का नाम श्रीमती शीरा मलाबाई, शीरा माबाई, वाइफ ऑफ पुंडालिक भावे एंड अदर्स वर्सेस कैप्टन
मतलब सेना का मामला है। और ये साइटेशन इसका है सिविल अपील नंबर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील नंबर 5262 2023। इसमें एक अजीबोगरीब एनोमली शादी को लेकर आई और वो एनोमली इतनी बड़ी है कि मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश में इस पर प्रभाव पड़ेगा। मामला ये था कि एक सज्जन 1960 में लगभग उनकी नौकरी लगी, उन्होंने विवाह किया और विवाह करने के दौरान ही मतलब वो जो जॉब कर रहे थे, विवाह कर रहे थे, तो विवाह पत्नी थी उनकी। पत्नी के रहते हुए उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली या किसी दूसरी महिला को अपने साथ रख लिया। और वो जो दूसरी महिला रख रही थी, उसकी शादी के 9 वर्ष बाद, यानी कि उसकी 1981 में शादी हुई इन सज्जन से और 1990 में तलाक पहली पत्नी से उन्होंने लिया, यानी कि 9 वर्ष तक दोनों उनकी लीगल वेटेड वाइफ रही। पहली वाली लीगल वेटेड वाइफ होगी, दूसरी वाली उन्होंने शादी का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन वो रहे। शादी की ऐसा क्लेम किया गया कि भाई शादी की, उससे 2 बच्चे हैं, दूसरी पत्नी से 2 बच्चे हैं उनके। अब वो 2 बच्चे तो चूँकि 25 वर्ष से ऊपर के हो गए, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं फँसी क्योंकि पेंशन का मामला आ गया। और पेंशन का मामला ये है कि दूसरी वाली पत्नी को पेंशन मिल रही थी, तो पहली पत्नी जो कि अभी जीवित है, उसने क्लेम कर दिया कोर्ट में कि साहब हमारी पेंशन हमको दी जाए, मैं उनकी पत्नी थी। अब इसमें 2-3 एनोमली हैं, मुझे लगता है एक तो सॉल्व हुई ही नहीं। पहली एनोमली ये है, जो मुझे लगता है सॉल्व नहीं हुई, वो ये है कि अगर शादी पहली पत्नी से हो गई, पहली पत्नी से डिवोर्स हो गया या किसी महिला से डिवोर्स हो गया, तो डिवोर्स के बाद महिला को मेंटेनेंस का अधिकार होता है। अब मेंटेनेंस का अधिकार सेक्शन 125 का वो क्लेम कर सकती है सीआरपीसी में। मेंटेनेंस का अधिकार जब हमने सेक्शन 125 डिफाइन किया तो उसमें ये कहा वाइफ इंक्लूडिंग द डिवोर्स्ड वाइफ, यानी कि उनकी उसकी वो पत्नी भी शामिल है जिसके साथ डिवोर्स हो चुका है और डिवोर्स के बाद दूसरी पत्नी जो रह रही है उसका तो है ही है, तो उन दोनों को मेंटेनेंस का राइट बनता है। तो हमने डिवोर्स वाइफ चूंकि इंक्लूड किया है इसमें कि भाई डिवोर्स वाइफ को भी अधिकार है, तो यहाँ पर सवाल ये पड़ता है कि रिटायरमेंट के बाद डिवोर्स्ड वाइफ जिसने पुनर्विवाह नहीं किया, जिसने रीमैरिज नहीं की, क्या उसका अधिकार पेंशन से खत्म हो जाता है? मेंटेनेंस का अधिकार तो उसको था उसकी सैलरी से, लेकिन अब वो पेंशन पर आ गए, तो क्या पेंशन में से उसका अधिकार खत्म हो गया? दूसरी बात ये भी है कि व्यक्ति के जीवित रहते भी पेंशन में से अधिकार होता है, मेंटेनेंस का पहली पत्नी का, डिवोर्स वाइफ का। क्या उसके मरने के बाद उस महिला को पेंशन का अधिकार नहीं है? ये एक बड़ी एनोमली थी, जिसको मुझे लगता है एड्रेस ही नहीं किया गया। मामला जब मैं बहुत बार कहता हूँ कोर्ट में आवश्यक नहीं है कि इश्यूज सही से फ्रेम किए जा सकें। इस मामले में जो कोर्ट में इश्यू फ्रेम किए गए वो इस आधार पर किए गए कि दूसरी वाली पत्नी पत्नी है कि नहीं है? पहली वाली पत्नी को अधिकार है कि नहीं है? तो दूसरी वाली पत्नी के विषय में ये बताया गया कि भई 1981 में उसने शादी की पति के साथ। 1990 में पहली पत्नी ने डिवोर्स लिया, तो जिस समय शादी हुई थी उस समय तो इल्लीगल थी। वो शादी जो है वो लेजिटिमेट शादी तो थी नहीं, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब तक पहली पत्नी आपके साथ है, डिवोर्स नहीं लिया है, तब तक दूसरा विवाह हो ही नहीं सकता। और चूंकि दूसरा विवाह नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा विवाह सदैव इलिजिटिमेट माना जाता है, लेकिन बच्चे उससे दूसरे विवाह से जो होंगे वो लेजिटिमेट होंगे। तो जब 1981 में उनकी शादी हुई थी तब तो वो लेजिटिमेट थे, इलिजिटिमेट शादी थी। 1990 में डिवोर्स ले लिया पहली पत्नी से। पहली पत्नी से डिवोर्स लेने के बाद इन सज्जन ने पेंशन ऑफिस में या अपने ऑफिस के रिकॉर्ड में अपनी पत्नी का नाम वो चढ़वा दिया जो दूसरी वाली है। उससे 2 बच्चे भी हैं। तो एक एनोमली ये दूसरी आई कि भई इल्लीजिटिमेट शादी थी, तो क्या वो पत्नी मानी भी जाएगी? जो 9 वर्ष तक पहली पत्नी के रहते हुए, पहली पत्नी के बिना डिवोर्स लिए हुए भी दूसरी पत्नी बनकर रह रही थी।
तो सिंपल नियम तो ये है कि भाई अगर किसी ने एक शादी कर ली है, उसकी पहली पत्नी रहते हुए दूसरा विवाह कर ही नहीं सकता, और दूसरा विवाह अगर उसने कर लिया है तो वो शून्य होगा। ये शून्यता कब तक रहेगी और कितनी रहेगी? क्या पहली पत्नी से डिवोर्स होने के बाद भी ये शून्यता बरकरार रहेगी, या फिर पहली पत्नी से डिवोर्स होने के बाद दूसरा विवाह वैलिड हो जाएगा? ये सवाल पैदा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, और जो पुराने जजमेंट्स यहाँ पर कोट किए गए, वो कोट ये किए गए कि साहब अगर 2 लोग साथ-साथ रहते हैं, मतलब एक मेल और फीमेल साथ-साथ रहते हैं और वो कोहैबिट करते हैं, यानी कि वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो पति-पत्नी की तरह रहते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। तो 2 लोग आज की तारीख में हम कह लें लिविंग रिलेशन। तो 2 लोग जो लिविंग में रहते हैं, लंबे समय तक लिविंग में रहते हैं, ये लिविंग वाली मैरिज है कि ये केवल लिविंग है? यानी कि जो राइट उसके क्लेम हो जाएँगे या फिर केवल लिविंग रहेगी? अब लिविंग है या शादी मान लो, इसका कारण एक अलग है। क्योंकि लिविंग अगर मानोगे केवल, तो भाई 2 लोग अपनी स्वेच्छा से सेक्सुअल ऑटोनॉमी, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखी है कि सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, शादी किसी की किसी के साथ हो गई तो भी सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, कोई केस नहीं बन सकता। और शादी नहीं हुई और 2 लोग रहते हैं तो भी सेक्सुअल ऑटोनॉमी है। 2 लोग अलग-अलग पति, अलग-अलग पत्नी के हैं, मतलब किसी की पत्नी और किसी का पति, ये दोनों साथ-साथ रहते हैं और लिविंग में रहते हैं, तो कोई अपराध नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल ऑटोनॉमी डिसाइड कर चुका है, इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई मुकदमा नहीं हो सकता। डिवोर्स के ग्राउंड हो सकता है, लेकिन कोई मुकदमा, क्राइम नहीं है। सेक्सुअल ऑटोनॉमी है भारत में। अब सेक्सुअल ऑटोनॉमी जब डिफाइन कर दिया कि भाई क्लियर कट कैमरा सेक्सुअल खोल लेना ऑटोनॉमी भाई है, अविनाश। तो फिर बात ठीक है कि जो लोग अनमैरिड हैं और लिविंग में रहते हैं, कोहैबिट करते हैं, शारीरिक संबंध बनाकर अविनाश रहते हैं, कैमरा खोल या ले। दुनिया को शादीशुदा बताते हैं, या दुनिया शादीशुदा समझती है, उनसे कभी पूछा ही नहीं, तो क्या वो शादीशुदा हैं? तो एक डॉक्ट्रिन पहले आई थी जिसको फैक्टम वैलिड कहते थे। फैक्टम वैलिड का मतलब होता है कि तथ्य बताते हैं कि ये शादीशुदा हैं, भले ही उनकी शादी का कोई एविडेंस ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में, कल के इस मामले में फैक्टम वैलिड की डॉक्ट्रिन को पुराने जजमेंटों से स्वीकार किया और कहा कि फैक्ट ये बता रहे हैं कि अगर लंबे समय तक कोई एक दूसरे को कोहैबिट करता है। दादा नमस्कार। नमस्कार। अरे कैमरा खोल भाई। नमस्कार सर। जी सर। अविनाश कैमरा खोल। कैमरा खोलना है? क्यों एक यहाँ पर सेकंड। दोनों ने खोल के रखा है, तुम क्या छुपा के बैठे हो? मैं हाँ। जी क्या हुआ? तो क्या ठीक है इंटरनेट सर, में बंद गड़बड़ कर नहीं दीजिए है? क्योंकि ये इसमें इशू है कुछ नेट। हाँ हाँ। ओके ओके। तो वाईफाई नहीं है क्या वहां पे तेरे पास? है अविनाश? Anyway, दादा ये जजमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा था, ये दुबे साहब ने। जी जी जी। तो ये मैं आपको जजमेंट पढ़ाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है भाई। ये जी सर। हर एक आदमी को जानना चाहिए क्या हो रहा है। जी सर। जी सर। जी सर। देखिए ये जी सर। सिविल अपील है स्पेशल लीव टू अपील। हाँ, स्पेशल लीव टू अपील सिविल। हाँ, arising out of SLP 29319 of 2019 19 का है ये पिटीशन। यहाँ पे हिमा कोहली ने जजमेंट लिखा है। जी जी जी। पढ़िए थोड़ा सा, मजा आएगा, बहुत अच्छा जजमेंट है। The appellants are aggrieved. The appellants are aggrieved by the order dated 25th of June 2013, passed by the High Court of Karnataka Circuit Bench at Dharwad, whereby the regular second appeal filed by them against the judgment and decree dated 16th of September 2010, passed by the Principal District and Sessions Judge Belgaum, has been dismissed. By judgment dated 16th of September 2010, the learned Principal District Judge reversed the judgment and decree dated 22nd of December 2007, passed by the
Learned Civil Judge Senior Division, Chikodi, whereunder the suit instituted by the appellants for seeking a declaration to the effect that the appellant number 1 was the legally wedded wife of late Subedar Pundalik Bhave, and the appellants number 2 and 3 are their legitimate children, was decreed in their favor, and it was held that they were entitled to pensionary benefits payable to the respondents herein, and standing in the name of the deceased Subedar Bhave. दादा एक मिनट जी कानून सर। क्या बोलता है कि अगर आपकी शादी इलीगल है जी। और उस इलीगल शादी से बच्चे होते हैं तो दे आर एंटाइटल्ड फॉर द प्रॉपर्टी एंड पेंशंस। तो इस चक्कर में ये 2-3 जो है ना, ये दूसरी वाली बीवी के बच्चे हैं। जी 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 Fact necessary for the elucidation of the controversy. Facts necessary for the elucidation of the controversy at hand are as follows. 3.1. Late Subedar Bhabe was enrolled in the army in the year 1960. On 17th of July 1972, he got married to one Srimati Parvati, who died in about 2.5 years. Thereafter, the deceased got married to one Srimati Anshua. During the subsistence of his marriage with Ansua, he married the आवाज आ रही है। During the subsistence of his marriage with Ansua, he married the appellant number 1 herein. Appellants numbers 2 and 3 are the offspring of the deceased and the appellant number 1. उनको बंद करने दीजिए सर, फिर पढ़ता हूँ। यहाँ से नहीं बंद कर सकता मैं? जी जी। हाँ, फिर से पढ़ता हूँ मैं। Late Subedar Bhabe was enrolled in the army in the year 1960. On 17th of July 1972, he got married to one Srimati Parvati, who died in about 2.5 years. Thereafter, the deceased got married to one Srimati Ansua. During the subsistence of his marriage with Ansua, he married the appellant number 1 herein. Appellant numbers 2 and 3 are the offspring of the deceased, and the appellant number 1, offspring of the deceased and the appellant number 1. तो ये बच्चे जो है उनकी माता जो है अपील की है. On 25th of January 1984, the deceased was discharged from service at his request and was granted service pension at the rate of rupees 376 per month. On 15th of November 1990, the deceased and Ansua were granted a decree of divorce by mutual consent, and he paid a lump sum amount of rupees 15,000 to her. Thereafter, the deceased approached the respondent number 2 for deleting the name of Ansuya and endorsing the name of appellant number 1 in the PPO. endorsing the name of the appellant number? Appellant number 1. One in the pension payment order. He also submitted a certificate issued by the village Sarpanch, Gram Panchayat, Bahariwadi, certifying that he and the appellant number 1 had got married, along with a copy of their wedding card as a proof of the marriage. 3.2. Subedar Bhave expired in the year 2001. Thereafter, the appellant number 1 approached the respondents for grant of family pension. The said request was, however, rejected by the respondents on the ground that the deceased had got divorced in November 1990, whereas the appellant number 1 claimed to have got married to him in February 1981 during the subsistence of the earlier marriage. 3.3. In 2005, the appellants instituted a civil suit for declaration, praying inter alia for issuing directions to the respondents
to disburse the pensionary benefits payable on the demise of the deceased, Subedar Bhave. As noticed above, the trial court decreed the said suit in favor of the appellants and held that they were entitled to receive the terminal benefits of the deceased, particularly since no claim was ever laid on the said amount by his ex-wife Ansua. Aggrieved by the said order, the respondents preferred an appeal, which was allowed, and the judgment and decree passed by the learned civil judge was set aside. The said order was assailed by the appellants in a regular second appeal that came to be dismissed by the High Court. Subsequently, on the basis of the review application, the court clarified that the appellants numbers 2 and 3 herein would be entitled to the estate of late Subedar Bhave, which is in the custody of the respondents. Mr. Rahul Joshi, learned counsel appearing for the appellants, has contended that the High Court erred in holding that the appellant number 1 cannot be declared as the wife of the deceased Subedar Bhave on the ground that their marriage had taken place during the subsistence of his marriage with Ansua. He submitted. This is very important. Next, what you are reading is very important. Huh? He submitted that the embargo placed under section 5, subsection 1 of the Hindu Marriage Act 1955 recognizes a marriage solemnized between any two Hindus on the condition that neither party has a spouse living at the time of marriage, would not prejudice the case of the appellant number 1 for being recognized as the wife of the deceased in view of the long period of cohabitation between them, which circumstance would attract the presumption of marriage between the parties being legal, as contemplated under Section 114 of the Evidence Act 1872. Section 114 of the Evidence Act permits the court. This is also very important. Presumption. Section 114 of the Evidence Act permits the court to presume the existence of certain facts which it thinks are likely to have happened in relation to the facts of a particular case. It was contended that the said presumption of a legitimate marriage between the deceased and the appellant number 1 became stronger in the instant case, as during his lifetime the deceased had approached the respondents with an application seeking endorsement of the name of the appellant number 1 in his service book. 5. It was further submitted on behalf of the appellants that even if the status of the appellant number 1 could not be treated as that of a legally wedded wife of the deceased till the date a decree of divorce was granted, dissolving his marriage with Ansua after the said date, that is from 16th of November 1990, till the date of demise of the deceased. Admittedly, he and the appellant number 1 were cohabiting, thereby entitling the appellants to claim the pensionary benefits of the deceased. It was also pointed out that at no stage did the first wife, namely Ansua, lay any claim on the pensionary benefits of the deceased, and therefore the respondents ought not to have turned down the legitimate claim of the appellants, more so when the appellant number 1 had spent a large part of her life living with the deceased as man and woman, and any shadow cast on their relationship stood dispelled once the decree of divorce was passed in November 1990, dissolving the marriage of the deceased and Ansua. To substantiate this submission, learned counsel has cited decisions in Indra Sharma versus V.K.V. Sharma, Dhanulal and others versus Ganesh Ram and another, and Kattukandi, Ethadil Krishnan and another versus Kattukandi, Ethadil Valsan and others, passed by this court. 6. On the other hand, Mr. K.M. Natraj, Senior Additional Solicitor General appearing for the respondents, has supported the impugned judgment and submitted that the marriage between the deceased and the appellant number 1 and the deceased is a void marriage under Section 11 of the Hindu Marriage Act, as the said marriage was contracted during the subsistence of a marriage between Subedar Bhave and Ansua. He submitted that the said void marriage cannot be given a legal sanctity on the basis of the dissolution of the marriage and cohabitation of the deceased and the appellant number 1. Learned Additional Solicitor General also referred to Regulation 219 of the Pension Regulation for the Army 1961, which lays down
the conditions of eligibility for grant of family pension and submitted that regulation 219 sub-regulation 3 makes it clear that a widow who has not been married is entitled to pensionary benefits, and the appellant number 1, not being the widow of the deceased as recognized in law, is not entitled to any relief. As for the appellants numbers 2 and 3, offspring of late Subedar Bhave, and the appellant number 1, it is submitted that they too would not be entitled to any relief under the regulations, inasmuch as both the said appellants have crossed the age of 25 years, whereas under regulation 219 sub-regulation 4, the son of an employee would be eligible for family pension if he is below the age of 25 years. Lastly, it was submitted that the deceased had informed the respondents about contracting a marriage with the appellant number 1 only in the year 1990. He had suppressed the said fact till he was discharged from service in 1984. Had this fact been brought to the notice of the authorities, appropriate action would have been taken against the deceased for misconduct. करेक्ट, ये आर्गुमेंट सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही है. इतना मतलब चालाक था वो आदमी कि डिस्चार्ज होने के बाद में बता रहा है कि मेरी दूसरी बीवी भी है. जी. 8. We, matlab the court saying, we have heard the arguments advanced by the learned counsel for the parties, perused the records and the impugned judgment. The limited issue that requires to be answered is whether the appellants would be entitled to claim pensionary benefits of late Subedar Bhave in the facts of the instant case where he got married to the appellant number 1 during the subsistence of his marriage with Ansua, but subsequently a decree of divorce was passed dissolving the said marriage. 9. As has been noticed above, the first wife of Subedar Bhave had passed away in the year 1975. On 17th of March 1975, he had got married to Ansua. Stop. It appears that there was no issue from the said marriage. The deceased contracted a marriage with the appellant number 1 herein during the subsistence of his marriage with Ansua. 3 years down the line, he was discharged from service and granted service pension. The divorce by mutual consent between the deceased and Ansua materialized only in November 1990. The said decree of divorce is not in question. Correct. It is also not in dispute that the deceased had approached the respondents for seeking deletion of the name of Ansua and for endorsing the name of the appellant number 1 in the service book. Pertinently, the respondent number 2 did not include the name. Sorry, pertinently. Did include. Pertinently, the respondent number 2 did not include the name of the appellant number 1 in the service book of the deceased as his wife, which is apparent from the document filed by the respondents along with their counter affidavit. The contents of the said document are extracted below for ready reference. छोड़ देते हैं इसको. ये पढ़ो. On the demise of Subedar Bhave in the year 2001, when the appellant number 1 approached the respondents claiming family pension, the said request was rejected only on the ground that a marriage with late Subedar Bhave had taken place in February 1981, whereas he and Ansua got divorced much later in the year 1990. दादा एक सवाल आपसे है इसमें. जी सर. अगर डाइवोर्स पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल किया है और वो डाइवोर्स मटेरियलाइज होता है, सपोज आई फाइल दिस पिटीशन टुडे एंड इट मटेरियलाइजेस आफ्टर 9 इयर्स, कैन इट बी सेड कि जिस दिन वो डाइवोर्स पिटीशन मतलब डाइवोर्स कोर्ट ने मान लिया उस दिन मेरा डाइवोर्स होता है? मैं तो जिस दिन पिटीशन फाइल किया वहां से मानना चाहिए ना, ये मैं पूछ रहा हूं. आंसर इज नो सर. जिस दिन डिक्री निकलेगी उसी दिन से माना जाएगा. उससे पहले वो लोग मैरिड माने जाएंगे, मतलब पिटीशन फाइल कर दिया तो भी? हाँ, तो सेपरेटेड है, अलग रह रहे हैं या सेम रूफ अंडर द सेम रूफ भी रह रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन डिक्री होगी उसी दिन से माना जाएगा. ना तो कोई भी ऐसे फाइल करके फिर छोड़ देगा ना. दे विल नॉट परस्यू. आप एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट लेते रहे. अगर कोई मैं एक सर्विस बैंक की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो ठीक है सर्विस में कोई बंदा आया XYZ आया और उसने मतलब शादी करी, उसके बाद में 6 महीने बाद में उसको लगा कि ठीक है इस औरत से बच्चे नहीं पैदा होंगे, इसके फेलोपियन टिप में कुछ गड़बड़ है, ये है व्हाटएवर इट इज,
और वो जी दूसरी शादी के लिए मतलब शादी करता है और पहली वाली से डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर देता है, लेकिन वो बंदी डाइवोर्स देने को तैयार नहीं है और मामला चलता रहता है, पूरा 25 साल 32 साल चलता नहीं, रहेगा। तैयार नहीं है सर। एक तो आप there's a settled principle of law. You cannot force anybody to continue with a man cannot be forced to continue the marriage with a woman. जबरदस्ती तो कोर्ट बांध कर ये तो नहीं बोलेगा ना कि मेरे पास में काफी प्रॉपर्टी है, उसके चक्कर में वो मुझे डाइवोर्स नहीं दे रही है, जबकि इसको तो 15,000 रुपए मिल चुके थे ना, और यहाँ पे डिपार्टमेंट अग्री कर रहा है। हाँ, तो ये इसका agree नहीं केस कर रही अलग है। ये अग्री नहीं कर रही है अलग बात है, ये अग्री नहीं कर रही है अलग बात है, लेकिन डाइवोर्स उसी दिन माना जाएगा। एकदम सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जिस दिन डिक्री निकलेगी ओनली फ्रॉम दैट डेट इट विल बी कंसिडर्ड दैट द लेडी हैज गॉट डिवोर्स फ्रॉम अ हस्बैंड। या तो उसमें लिख देते कि हाँ ठीक है, दिस डिवोर्स इज बीइंग गिविंग इफेक्ट। नहीं लिख सकते सर, नहीं लिख सकते, द लॉ विल नॉट अलाउ दैट। अच्छा ठीक है, आगे चलो। 11. It is no longer res integra that a man and a woman cohabit as husband and wife for a long duration. One can draw a presumption in their favor that they were living together as a consequence of a valid marriage. This presumption can be drawn under Section 114 of the Evidence Act, as stated, that states as follows. Viewers, please note down this section. This presumption is very important. Everybody in the life may face this. पढ़ लो। तो इसमें दो इशू है सर, इसीलिए कोर्ट बोला वी आर नॉट गोइंग into the divorce. Divorce will take effect from that date only when the decree has been passed. But this lady was living with this man for a long time, so the presumption has been drawn. The court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened, regard being had to the common course of natural events, human conduct, and public and private business in their relation to the facts of the particular case. In 12, in the above context, we may refer to Andhra, Henidige, Dinohami, and another. ये कोई मणिपुर का ही होगा. Where the Privy Council observed, where a man and woman are proved to have lived together. ये तो काफी judgments है इसमें. मोहम्मद अली खान प्रिवी काउंसिल है ये भी. फिर बद्री प्रसाद डायरेक्टर कंसोलिडेशन ऑफ this court a strong presumption arises. 78 का जजमेंट है. A strong presumption, हाँ पढ़ो उसको. A strong presumption arises in favor of wedlock where the partners have lived together for a long spell as husband and wife. Although the presumption is rebuttable, a heavy burden lies on him who seeks to deprive the relationship of legal origin. Law leans in favor of the legitimacy and frowns upon bastardy. मतलब आप बच्चा पैदा कर दो तो बच्चे का तो कोई गलती नहीं है उसमें. बच्चे को फिर हरामी बोलेंगे ना, प्रॉब्लम तो यही है. तो आपको तो इसीलिए करना ही पड़ेगा उसको. हाँ यस, उस बेचारे गलती क्या जो आया है दुनिया में. यस जी जी. बाला सुब्रमण्यम क्या बोल रहा है? बाला सुब्रमण्यम में बोल रहा है what has been settled by this court is that if a man and a woman live together for long years as husband and wife, then the presumption arises in law of legality of marriage existing between the two, but the presumption is rebuttable. उसमें एक रेफरेंस दिया है दूसरा जजमेंट का. 16. It is true that there would be a presumption in favor of the wedlock if the partners live together for a long spell as husband and wife, but the said presumption is rebuttable, though heavy onus is placed on the one who seeks to deprive the relationship of its legal origin to prove that no marriage had taken place. ये जजमेंट का रेफरेंस दिया है यहाँ. 17. A similar view has been taken by this court in Madan Mohan Singh and others versus Rajnikant and another, or Indra Sharma versus VKV Sharma Supra and Dhanulal and others versus Ganesh Ram and another. अब गोकुल चंद में क्या बोल रहा है देखते हैं. अच्छा, in this case of Gokul Chand, continuous cohabitation of man and woman as husband and wife and their treatment as such for a number of years may raise the presumption of marriage. But the presumption, which may be drawn from long cohabitation, is rebuttable, and there are circumstances which weaken and destroy the presumption.
And if there are circumstances which weaken and destroy that presumption, the court cannot ignore them. किसी को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए ना, यहाँ तो बीबी ऑब्जेक्शन ले ही नहीं रही है। जी. Now, in this case, particular case, Kattukandi case, citing the aforesaid decisions and relying on Section 114 of the Evidence Act, this court held in the facts and circumstances, facts of the said case, that there was a presumption of marriage between the parents of the plaintiffs on the ground of their long cohabitation status, entitling their offspring to claim their share in the suit schedule property. 20. It can be discerned from the aforesaid line of decisions that the law infers a presumption in favor of a marriage when a man and woman have continuously cohabited for a long spell. No doubt, the said presumption is rebuttable and can be rebutted by leading unimpeachable evidence. When there is any circumstance that weakens such a presumption, courts ought not to ignore the same. The burden lies heavily on the party who seeks to question the cohabitation and to deprive the relationship of a legal sanctity. 21. Ab bol raha court, in the instant case, if the period up to the year 1990 was to be excluded as the marriage between late Subedar Bhave and Anshua had got dissolved only on 15th of November 1990, the fact remains that even thereafter, the deceased had continued to cohabit with the appellant number 1 for 11 long years till his demise in the year 2001. The appellant number 1 was the mother of the children born from the relationship. Yeah, important. Born from the relationship with the deceased, namely appellants numbers 2 and 3. Appellants numbers 2 and 3 have been held entitled to the estate of the deceased by virtue of the order passed by the High Court on the review application moved by them. In the above background, a presumption ought to have been drawn in favor of the validity of the marriage between the deceased and the appellant number 1, more so when during his lifetime the deceased had approached the respondent authorities for seeking deletion of the name of the previous wife Ansua from his service record and for endorsement of the name of the appellant number 1 therein, which was duly acted upon by the respondents via letter dated 5th of July 1999. It is also not in dispute that the ex-wife did not claim any pension from the respondents on the demise of Subedar Bhave. 22. In view of the aforesaid discussion, the impugned judgment, which means the judgment which is challenged, dated 25th of June 2013, passed by the High Court of Karnataka Circuit Bench at Dharwad, a reference source not found endorsing the order dated 16th of September 2010. Passed by the first appellate court cannot be sustained and are accordingly quashed and set aside. The judgment and decree dated 22nd of December 2007, passed by the learned civil judge senior division Chikodi, reference not found, is restored. This judgment is restored. The appellant number 1 is held entitled to receive the pension payable on the demise of late Subedar Bhave. As for the appellants numbers 2 and 3, they would be entitled to the said relief till the date they attained the age of 25 years. मतलब ये पहले का दे रहा है, retrospective एक तरह से दे रहा है effect. The appeal is allowed on the above terms while leaving the parties to bear their own costs. Pending 2019 का चलती है ना, तो 2019 में 25 साल के नहीं रहे होंगे ना, तो 2019 का जो भी कंटेंशन है उसके हिसाब से कोर्ट बोल रहा है ना ये। हाँ, तो वो सर्विस रूल्स में यही है कि 25 साल बच्चे का एज होना नहीं चाहिए, तो 25 साल के पहले इन लोगों ने तो कोई गलती नहीं किया था। अब शादी लीगल है नहीं है, उनका तो मान लिया, उनका मान लिया। तो ये जजमेंट था जिसको मुझे आपके साथ में शेयर करना था। काफी इम्पोर्टेंट जजमेंट मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए था। तो कोई सवाल हो तो सर पूछिए मुझसे इस जजमेंट पे। नहीं, मैं क्या पूछूं इसमें, तो मैं तो जैसे वो उसके बाद है ना वो कि अगर आपका क्या बोलते हैं किसी जमीन के ऊपर 12 साल तक इलीगल अधिकार है तो आपका बन जाता है, वही वाला चक्कर। नहीं, ऐसा थोड़ी बनता सर, ऐसा तो नहीं बनता। आप एप्लीकेशन डालोगे तब ना बनेगा। हाँ, वही है। हाँ, तो नहीं, लोगों के दिमाग में ये चीज है, लोगों के दिमाग में यही चीज है। मैं बैठा हूँ 12 साल से, अपने आप मेरा बन जाएगा, अपने आप नहीं बनेगा।
कोर्ट में You have to move the court that Like- I'm in adverse possession of that property or estate for 12 years and there is no objection from anywhere, like तभी जाके आएगा वो। ऑब्जेक्शन तो बाद में आएगा, म्यूटेशन नहीं होगा ना जब तक आप कोर्ट में नहीं जाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोगों के दिल में एक मन में एक गलत फहमी है कि 12 साल के ऊपर बैठ जाने से अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होता है। तो वैसे कोर्ट से डिक्री चाहिए। ऐसा है कि ठीक है मैंने किसी को पैसे दे दिए और जमीन ले ली और लिखा पढ़ी करवाई नहीं, ये वाला चक्कर है। लिखा पढ़ी जब तक नहीं होगी तब तक कैसे आपके पास निकली आएगी। जी जी, तो कोर्ट का यहाँ पर ये कि अगर अब ये है कि लॉन्ग ड्यूरेशन की जब बात करता है तो मेरा सवाल ये है बेसिक कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कोहेबिशन की बात करता है वो लॉन्ग मींस व्हाट? There has to be a child born out of that cohabitation or something like that. ऐसा कंडीशन नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं है। लॉन्ग कोहैबिटेशन कुड बी अबाउट से ईयर से 2 years, ऐसा लेंथी पीरियड होना चाहिए। 2-4 महीना साथ रहे तो और छोड़ दिए। अच्छा बच्चे पैदा हो गए तो अलग सिचुएशन। इनको मेरा सवाल ये है कि अगर लॉन्ग कोहेबिशन का आप ड्यूरेशन डिसाइड नहीं करते हो तो एक आदमी है वो बात बोलेगा ठीक है मैं किसी औरत के साथ में 2 साल रहता हूँ, लॉन्ग कोहेबिशन हो गया, उसके बाद में फिर उसको छोड़ दिया, बोला गेट आउट, दूसरी के साथ में रहता हूँ, फिर वो 3 साल रहेगा, तो सबके साथ में लॉन्ग कोहेबिशन माना जाएगा क्या? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग सर। इसमें ऐसा कोर्ट इज परमिटिंग लॉन्ग कोहेबिशन एज presumption of marriage. Cohabitation is one part. The thing is that the person who is deprived of the benefits of the cohabitation has to approach the court and satisfy the court. इसीलिए एविडेंस एक्ट में presumption वो दिया हुआ है ना। यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बीबी किसी के साथ में रही हो बिना शादी के 2-3 साल तक रही हो, एक बच्चा पैदा हो गया हो और उसके बाद में बोला ठीक है अब तू जा, मैं तेरा से मन भर गया, मैं दूसरे साथ में रहता हूँ, तो जब उनके पेंशन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इलीगल काम कर ही रहा है वो। जी ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा है वो जो बोले प्रॉपर्टी में क्लेम करना है, ये करना है, वो करना है, तो जो पहले वाले का जो बच्चा जिसको निकल करके बाहर कर दिया बच्चों को मिलेगा सर, बच्चों को क्लेम मिल जाएगा। औरत को नहीं मिलने वाला कुछ भी ना, और औरत को कुछ नहीं मिलने वाला है, बच्चों को मिल जाएगा क्योंकि बच्चों ने कोई गलती नहीं की। He was a government servant, so this lady was having right on his pension. Correct. Because वो बच्चे पैदा हुए थे and till the death of that person pensioner she was with him. जी Had she left earlier तो irrespective of उधर एप्लीकेशन डालता है कि नहीं डालता है, अगर वो बोलता ठीक है तो बीमार हो गया मैं तेरे पास भी नहीं रहूंगी, मैं बच्चों को लेके जाती हूँ, ये करती हूँ तो फिर वो फंसती थी वो। हाँ तब फंस जाती है। और इसमें और एक चीज कोर्ट को ये सबसे बड़ा जो पॉइंट देखना था कि she was with the deceased pensioner till the demise of the deceased. Till the demise of the deceased, there was a continuation cohabitation period of cohabitation. Yes. हाँ, ये important point है। दूसरा है कि even the wife had not objected कि भाई या और claimed pension। उसने बोला अगर मेरे बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो शादी करो, दूसरी वाली काहे को बिना तो मेरे साथ जिंदगी बर्बाद करते हो, टैसिट सपोर्ट रहा होगा ना, अदरवाइज तो वो नहीं करता था ना। और उसने ये भी बोला होगा आप जाकर के पेंशन में नाम चेंज करवा दो, वही बोला होगा। तो यहाँ सर कोर्ट ने सही किया है क्योंकि बच्चों ने तो कोई गलती की नहीं। दादा उसका एक ही गलती था, वो उसने मतलब चालाकी तो किया। Inform the department during his service period that he has got another wife, he would have been kicked out of the service. Correct. That is also against service rules. So if something is illegal by the pensioner who is deceased, court ought to have considered that fact also, na? लेकिन फिर घूम फिर करके वही सवाल आता है कि बच्चों ने तो कोई गलती नहीं की, इसीलिए वो बच्चों को दिया गया। बच्चों को तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने दे दिया था, बच्चों के बारे में तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। बच्चे वो अभी सीधी बात तो ये है, सपोज यू आर पेंशन ऑफिसर एंड यू कम टू नो दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग ड्यूरिंग माय सर्विस पीरियड, आप तो लॉ पे चलोगे, बोलेगे ठीक है अगर तेरे को करना तो कोर्ट में जा, मैं तेरे को मुझे फंस जाएगा ना, फिर वो नहीं कर ही नहीं सकता ना। He cannot go beyond the regulations, the service regulations. Yes. So the court has to interpret कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बेचारा सर्विस कर रहा है, उसके ऊपर एलिगेशन लग जाएगा। अच्छा, interpretation will again be on the facts of each case, each particular case. क्या facts है उसमें? अब लॉन्ग कोहैबिटेशन का जो आप बात बोल रहे हैं, बच्चे हो या ना हो,
There must be a lengthy duration where people. पेंशन ऑफिसर उसको इसलिए मना कर रहा था कि भाई अगर तेरी इसके साथ शादी 81 में हो गई है और 84 में तो डिस्चार्ज हुआ है तो 3 साल तक तूने बताया क्यों नहीं? दैट मींस योर इंटेंशन वाज रॉन्ग। जी जी जी। अब उसके बाद में जब तू रिटायर हो जाता है, जब तेरे को पेंशन मिलने लग जाती है, तब जाकर सर्विस बुक में बोलता है मेरा नाम चेंज कर दो। जिस समय तुमने शादी की थी 3 साल हो गए थे तो एक बच्चा तो हो ही गया होगा, ऐसी बात तो नहीं है। चले जाते हैं। डाइवर्स नहीं था ना, वो डाइवर्स होने के बाद में गया वो। जी जी जी। जब उसको डाइवर्स 90 में मिला तब जाकर के वो गया ना कि हाँ भाई ठीक है, लीगली जब डाइवर्स मिला तब गया वो। बट ही शुड हैव इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट कि हाँ भाई मेरा डाइवर्स पिटीशन पेंडिंग है। सर फिर मैं बताऊंगा सर, यही बात मैं बोलूंगा, पिटीशन पेंडिंग होने से कोई फायदा नहीं होगा सर जब तक डिक्री नहीं निकलेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, इज इट नॉट अ फैक्ट दैट ही हैज सप्रेस्ड द फैक्ट ऑफ हैविंग सेकंड डिवोर्स, हैविंग अ सेकंड वाइफ एंड हैविंग फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द फर्स्ट वाइफ? ये ठीक है, दोस टू एस्पेक्ट्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। यू आर करेक्ट रिगार्डिंग दैट। ये तो आप सही बोल रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि अगर सर्विस रूल में आप आर्मी में हो और इस तरीके से सप्रेशन ऑफ फैक्ट करते हो तो कल तो आप किसी पाकिस्तानी औरत के लेके बैठ जाओगे और बोलोगे हाँ ये बंदी जो है मेरी तो लॉन्ग ड्यूरेशन से मेरे साथ में मैं कोऑपरेशन कर रही थी। फंस जाएगा ना फिर आदमी, तो बोलेगा ठीक है हम क्या करें, हम कोर्ट तो बोलेगा हिमा कोहली को ले लो पकड़ो। अभी ये सीमा हैदर जो आई है, मान लो सीमा हैदर आ जाए यहाँ पर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ में बैठे और वो बंदा छुपा जाए और बाद में बोले सीमा हैदर का नाम इंक्लूड करो, उसको पेंशन दो, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, शी वाज लिविंग विद मी फॉर 10 years. So then the situation is such that again the court has to decide. No, the department cannot decide, no. मैं डिपार्टमेंट आपसे बताना चाह रहा था कि all judgment has to be read on the fact and particular facts and circumstances of the case. तो ये तो मैं बोल रहा हूँ, depending on the facts. Evidence Act भी अब इसमें हो गया तो मेरे हर एक आदमी अगर ये सोचना शुरू कर दे कि ठीक है यार मैं एक बीबी को रख लेता हूँ, बाद में बोलूंगा कि नहीं होगा उससे ना, नहीं होगा, नहीं होगा ये चीज। तो हाउ वाज द टॉपिक? एक और मैं टॉपिक कोई लेके बैठने वाला था। हाँ, मेरे ख्याल में परसों फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को डायरेक्शन दिया है दैट व्हाटएवर रिकमेंडेशन वी सेंड टू गवर्नमेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, you give us guide on the date, time, duration, during what time you are going to accept it. Otherwise it will be presumed that you have that done, you have given acceptance and warrant has to be issued. ऐसा कुछ करके आया, उसके बारे में करना चाहिए। अभी देखो क्या करता है वो लोग। तो ये लीगल प्रिंसिपल तो है ही कि यदि कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हो तो डेफिनेटली a date can be set because one cannot indefinitely keep on deferring the matter. ये भी तो बात है। So it will be presumed if a reply doesn't come in time, it will be presumed that consent has been given, approval has been granted. तो ये तो मतलब दूसरा एक ये है कि मेरे ख्याल में चंद्रचूड़ साहब ने कल या परसों कहीं किसी जगह पर एक प्राइवेट कोई उनका वो फंक्शन होगा, उसमें उन्होंने बोला है कि if anybody is casting aspersion on the judges, sitting judges of high court and this thing I think social media, then they will be sent to jail, ऐसा कुछ करके बोला है। समस्या ये है दादा, आप मुझे एक बात समझाने की कोशिश करो। Have I got right to comment on the judgment delivered by a judge, and does that comment constitute as criticism of the judge? Sir, we can always interpret the judgment in our own way, but यदि गाली वाली हम दे तो that is bad. गाली वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इन्होंने क्या कहा है कि if you comment on us, the comment means this is again a very wide connotation of the word comment. Comment का मतलब क्या होता है? मैं उसको उस कंटेक्स्ट में लेके जा रहा हूँ कि जब नूपुर शर्मा का केस गया बेल के लिए और जब जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला ने बोला कि अरे तुम तो कुछ भी बकवास करती रहती हो, you deserve this and that, you are coming here, no we'll not clubbing, we are not going to club all the FIR this and that thing करके, that was not part of the order. Correct. That was oral.
इन द कोर्ट, Oral, एडवोकेट में वहां पर बैठे होते हैं, लाइव ला वाला बैठा होता है, हमारा बैठा तो मार देता है। तो जी, समस्या जी। ये होती है कि जो उसने ओरल बोला है उसके चक्कर में अभी इनको तकलीफ कहां हो रही है चंद्रचूड़ साहब को, जो ये ऑफ द रिकॉर्ड बिना जजमेंट में लिखे हुए, ऑर्डर में लिखे हुए जो बकवास कर देते हैं, वो भी बाहर आ रहा है ना, वो भी तो बाहर आ वही रहा है है। ना। अभी इन्होंने क्या बोला, जो उस दिन उन्होंने बोला कि वी आर अकाउंटेबल टू द chair till we are judges. We don't consider anybody who was with us. Now he is no more judge of the Supreme ठीक Court. है, वो क्या ठीक है। रखता है उसके बारे में हमको लेना देना नहीं है। तो जो क्रिटिसिज्म उसके बारे में हो रहा है कि भाई ठीक है, अगर जस्टिस गवई ने कल कुछ बोला था, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में होते तो दैट वुड बिकम लॉ। अब वो बाहर बैठे करके बोल रहे हैं, और जब आपने पार्लियामेंट में सर, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं तो he has got the protection to comment on that ना, पार्लियामेंट में तो बोल ही सकते हैं। Discussion is taking place between an advocate and the sitting judge or judges sitting there in the bench. वो जो प्राइवेट पार्ट है, which is not part and parcel of the order, of the judgment, डिस्कशन करना है, वो अगर हम उसको डिस्कस करते हैं, will that be amounting to criticism of the judges? हाँ, तो देश को गाली दो, आप प्राइम मिनिस्टर को गाली दो, देश का टुकड़े टुकड़े करो, ये सब बोलो, तो दैट इज नॉट कंटेम्प्ट, नथिंग। वो इलीगल नहीं है। वो यदि कोई जजमेंट के ऊपर आप बोलते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो दैट इज आवर ओपिनियन ना। ओपिनियन तो हम लोग कोर्ट में भी एक्सप्रेस करते हैं एज एडवोकेट्स। अब कोई बाहर का आदमी बोले, अब तो बोल ही सकता है, बोलने में क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो देयर व्हाट इज, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ रहा जो देश को तोड़ने वाले हैं? ये लोग कहीं सेमिनार में बैठ करके और यहाँ पर वहां पर बोलते रहते हैं कि दिस जज हैज डिलीवर्ड दिस जजमेंट इन अमेरिका व्हिच इज रॉन्ग एज पर माय व्यू, दिस एंड दैट मींस आप जजमेंट की बात कर रहे हो ना, जो उसका व्यू है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, जज को थोड़ा ना क्रिटिसाइज कर रहे हो। वी हैव टू बी क्रिटिसाइज्ड यार। आपका व्यू जरूरी थोड़ा कि सबके साथ में मिलता हो। नहीं सर, उसमें फिर ऐसा है कि वी शुड नॉट नेम द जज, वी शुड ओनली कमेंट ऑन द जजमेंट। बट when I cite a judgment, I will cite the name is there, the name is there, so and so has written the judgment, author of the judgment is so and so, वो तो लिखूंगा, बोलूंगा ना मैं। नहीं आप बोलोगे, लेकिन ये ओनली हैव टू, एज एडवोकेट्स वी कैन ओनली क्रिटिसाइज द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट। एडवोकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवोकेट को मालूम है जनरल पब्लिक, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ जिसको सोशल मीडिया को अटैक कर रहा है। जो भी आदमी, जैसे अभी मान लो यहाँ पर कोई आ गया, XYZ आ गया और उसने बोला अरे वो तो चीफ जस्टिस ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, ये बोल रहा है, इज ए कॉमन मैन, ही डजंट नो कि भाई किस तरीके से करना है, व्हाट इज कंटेम्प्ट दिस थिंग एंड दैट थिंग। और कोई पुलिस आके भेज दोगे तो बोले पकड़ के अंदर कर दो इसको, ये क्यों बोल रहा था ऐसा करके। तो मेरा कहने का मतलब ये है, व्हेन यू आर सो मच फॉन्ड ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच कि हम तो जजेस हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का प्रिविलेज है। तो एक कॉमन मैन आदमी को भी तो इतना प्रिविलेज होना चाहिए कि वो उनके बारे में कमेंट कर सके, कीपिंग द डेकोरम ऑफ द हाई ऑफिस इन व्यू। वो तो कर ही सकता है ना आदमी, डेमोक्रेसी में तो कर ही सकता है। अच्छा, यूएस का बात कर रहे हैं तो यूएस में भी क्रिटिसिज्म होती है, ऐसी बात नहीं है। वहां तो गालियां देते हैं, वो तो यू फक बास्टर्ड सीधा ही बोलते हैं, पहले ही बोलते हैं यू फकिंग बास्टर्ड्स करके पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं वो लोग। ठीक है, वो उनका लैंग्वेज वैसा ही है। हाँ, यहाँ पर मैंने इसके माय पोम्पियो तो बुक में पढ़ो ना, कहाँ पर कितनी जगह उसने बोला है ही वाज टॉकिंग लाइक दिस एंड ही वाज टॉकिंग लाइक दैट। उनमें उनका इनका तो बिल्कुल कॉमन वर्ड है वो। जैसे अपने यहाँ पर वो जो पंजाबी लोग बेंचो माचो बोलते रहते हैं, वैसे ही भी फकिंग बोलते रहते हैं, फकिंग बास्टर्ड बोलते ही हैं लोग। एनीवे, 1 घंटा हो गया है, लेट अस क्लोज। मम्मी कैसी है? ठीक है सर, अभी 2-3 दिन और लगेगा। कल तो कोर्ट नहीं जा पाऊंगा, मुझे लग रहा है उनके यहाँ जाना पड़ेगा। फिर आज दवाई वगैरह सब देकर आया हूँ। ठीक है, देख तो अब एज हो गया, क्या किया जाए बताइए। जितना जल्दी मेरे पास। परसों मेरा लड़का मेरे से पूछ रहा था कि जब मम्मी आपकी मतलब दादी मेरी कब एक्सपायर हुई थी, तो मैंने बोला कि जनवरी 92 में एक्सपायर हुई थी। आप कहाँ थे उस समय? तो मैंने कहा मैं बॉम्बे में था। बोले फिर तो आप वहां पे पहुंचे थे? मैंने कहा जब मैं पहुंचा था तब तक उनको क्रिमेट कर दिया गया था। उनको तो समय लगता है ना, समय लगता है पहुंचना। उसमें टेलीग्राम था, उसमें तो फोन उनका चक्कर था नहीं ज्यादा। जी 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 जी।
तो बोले फिर आपने हील कैसे किया? आपके भाई ने हील किया होगा। भाई वाज आल्सो हर्ट। भाई क्यों हील करेगा भाई? आपको सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है। ओवर टाइम आपको लगता है when you see somebody, then you are much more attached. When you are in vacuum, then you can visualize कि हाँ भाई कोई था, और gradually फिर वो कहता है यार ये वापस तो आने वाला है नहीं, तो अपने आप तो छोड़ दिया, हील कर लेता है उसको। जी तो बिल्कुल। ऐसे ही है जैसे बड़ा भाई जब 86 में गए, उनको मतलब उनकी चिता में आग मैंने दी थी, उसके बाद में अम्मा गई, वो तो बहुत ही दुखद घटना, वो दुखद घटना थी। फिर पिताजी गए, पिताजी के जाने के टाइम में तो मैं वहां पर जब पहुंचा था, दैट टाइम इट वाज सन वाज सेटिंग, और सनसेट से पहले ही कहाँ क्रीमेशन, हाँ क्रीमेशन शुरू हो जाना चाहिए, वो दे दी थी कि ये पहुंच नहीं पाएगा। और मतलब व्हेन आई रीच देयर दैट टाइम, वो जो पंडित जी होते हैं ना, वो लोग अपना कुछ करते हैं, पिंड परवाने लग गए थे उस समय, ये हुआ था। एंड देन सेकंड ब्रदर जो जब उनका वो एक्सपायर हुए तो उनका मैंने चिता दिया था। तो मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि we have to think that the person who has come here in this world has to go one day. Has to go. जी। And it may be number कि भाई किसका नंबर, कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर में जाता है, but जी we must feel that the soul which is departing from this world is for the good. Has been released from all the bonds. Yes. And has been released from bondage. हाँ, पहले चला जाए ज्यादा अच्छा है। अभी का स्थिति जो है, बहुत आदमी तो यही बोलता है कि आई डू नॉट वांट टू सी दिस डेज। हाँ, अरे भाई बहुत तकलीफ होती है। मैंने अपने पिताजी का हालत देखा है। 98 में उनको पैरालिसिस हुआ था, लेफ्ट साइड का पूरा उड़ गया था उनका, एंड देन ही वाज अनएबल टू डू एनीथिंग फॉर दैट मैटर। और जो हमारे भाई साहब के बच्चे थे ना, दे यूज्ड टू अब्यूज हिम लाइक एनीथिंग। अरे मरता नहीं है बुड्ढा, जल्दी मर जाओ। हमारे ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका भी एज होने पे उनके बच्चे भी इसी तरह बोलेंगे ना फिर। एंड मुझे तो मतलब किसी के हाथ में तो नहीं है ये चीज। I suspect that my father would have been alive had he been given proper food and all. He was stopped all these things. जी। खाना खाएंगे तो पोटी करेंगे, लैट्रिन करेंगे, ये इनका प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो क्या किया ये, एक एज के बाद तो अपने कंट्रोल में कुछ रहता नहीं है। मैं ये सब बता रहा हूँ पर्सनल आपको, क्योंकि मतलब यू में समझने के लिए स्टेज तो प्रिपेयर रहो कि नहीं, आई एम प्रिपेयरिंग टू ब्रिंग हर नेक्स्ट टू मी। आई एम प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग हर नेक्स्ट टू मी। अब वो तो चल नहीं पाती है ना, यही मुश्किल है। You have already faced one. Your father has gone early ना। Father has gone, my sister has gone, my younger sister has gone. तो आपका हीलिंग प्रोसेस बराबर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो हर बार तो मुझे ही जाना पड़ता था, कोई आता ही नहीं है, फिर लोग आते हैं बाद में। ठीक है दादा, इसको बंद करते हैं। ओके जी सर। तो भाइयों, हमने ये आपको एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था जिसके बारे में आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि ये फैमिली मैटर था। सबके साथ में ऐसा हो सकता है, कोई भी गलती कर सकता है। इस जजमेंट को आप बिल्कुल आत्मसात मत कर लेना। हर एक चीज अलग अलग तरीके से होती है। ये बंदा नौकरी में था और इसने कुछ चीजें जो है नौकर अपने बॉसेस से छिपाई थी, बाद में उसको बताया है। तो कुछ इलीगल तो काम इसने किया था, फिर भी हाउएवर बिकॉज उसकी जो पहली वाली बीबी थे वो ऑब्जेक्ट नहीं किया, और उसके जो पहली वाली बीबी के बच्चे भी नहीं थे, दूसरी वाली बीबी के जो बच्चे हुए हैं वो लोग चूंकि हो सकता है वो इलिजिटिमेट हो, लेकिन फिर भी उनको तो पूरा राइट है। उस चक्कर में सरकार ने उनको दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। तो अब इसके को बात करते हैं अगले टॉपिक में, फिर किसी और टॉपिक को लेकर के आएंगे जो आपके लिए रेलेवेंट होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम सर।